आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच बनने वाला है यही रायसीना की रेस। जी हां, आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें 13 ऐसे राज्य हैं जहां पर सीधे सीधे बीजेपी की सरकार है, ये सब शामिल होंगे उस भव्य नामांकन में जो रामनाथ कोविंद के नाम पर आज दाखिल किया जाएगा। 4 सेट में दाखिल किए जाएंगे ये नामांकन। पहले में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह सेकेंडर, दूसरा व्यक्ति जिसे कहा जाता है, और ऐसे ही 4 सेट्स दाखिल किए जा रहे हैं। हर एक सेट में 60 ऐसे लोग होंगे जो नाम सामने रखेंगे और 60 ऐसे जो सेकेंडर बनेंगे, यानी उसको दूसरा व्यक्ति उसको प्रपोज करने वाला बनेंगे। 480 एमपी और एमएलए माना जा रहा है कि अब तक हस्ताक्षर कर रहे हैं रामनाथ कोविंद के नाम पर। इन्हीं तस्वीरों के बीच कांग्रेस और 16 अन्य दलों ने मीरा कुमार का नाम भी सामने रखा। बीते दिन माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने ऐलान किया, लेकिन शरद पवार ने दरअसल इन नामों को प्रस्तावित किया था, जिसमें बढ़ चढ़कर सामने लालू प्रसाद यादव ने बिहार की बेटी कह के मीरा कुमार के नाम पर ठप्पा लगाया और फिर वो मुहर लगने के बाद उस नाम का ऐलान हुआ। लेकिन अब नजर अपनी यहां पर रायसीना पर रखिए तो एक आंख बिहार पर भी रखिए, क्योंकि वहां की राजनीति एक दिलचस्प करवट ले रही है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद का साथ देकर ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं नीतीश कुमार। सुनिए। 17 पॉलिटिकल पार्टी जो अंतिम बैठक थी हम लोग को, तो उस बैठक में अजीत सिंह भी सम्मिलित हुए और जदयू के जो नेता हैं वीरेंद्र कुमार केराला के, उन्होंने भी कहा कि रामनाथ कोविंद को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये बात लोगों के मन में असमंजस है कि क्या हुआ नीतीश जी को और उनकी पार्टी को, और ये ऐतिहासिक भूल तो लोगों ने किया है उन लोगों ने। तो हम अपील करेंगे, बार बार समझाएंगे उनको। पवन वर्मा जी, आपको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि बीते दिन तो बस इतना कह रहे थे कि हाँ हम उनसे बात करेंगे इस बारे में, लेकिन आज तो उन्होंने इसे आज तक पर ऐतिहासिक भूल करार दे दिया है। नीतीश कुमार आज विपक्ष को तोड़ने के लिए कसूरवार ठहराए जा रहे हैं। वर्मा साहब। नहीं, अंजना जी, वो तो लालू प्रसाद जी ने कल भी कहा था कि उनके हिसाब से ये ऐतिहासिक भूल है और वो नीतीश जी से बात करेंगे। महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव जी बड़े नेता हैं, उनका और नीतीश कुमार जी का बात करना अपनी जगह है। पर मैं एक बार फिर आपको दोहरा देना चाहता हूं कि जो जदयू ने जिस रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने का निर्णय लिया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि ये निर्णय ही सोच समझ के, राय मशवरा के बाद, नॉमिनी के व्यक्तिगत गुणवत्ता को देखते हुए, उनके बिहार में राज्यपाल के कार्यकाल को समझते हुए ये निर्णय लिया गया था। मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूं बड़े संक्षिप्त में कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति पद के चयन का जो मामला है, ये हमेशा राजनीतिक टकराव की बात नहीं है, नहीं कोई दलित प्रतिस्पर्धा की बात है। इसमें आप हर पार्टी स्वतंत्र है कि वो किसको समर्थन देना चाहती है। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने एनडीए में रहते हुए प्रणब मुखर्जी जो कि यूपीए के नुमाइंदे थे, उनको समर्थन दिया था। तो क्या वो आज वही उसी गुणवत्ता को लेते हुए ठीक है रामनाथ कोविंद को अगर समर्थन देते हैं, विश्लेषण क्यों किया जा रहा है? ठीक है, तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार बात कर लें। गठबंधन की सरकार बिहार में तटस्थ है, ठीक काम कर रही है, अच्छे तालमेल से चल रही है। महागठबंधन बिहार तक सीमित है। ये कांग्रेस ने इस बात का ऐलान किया था कि हर पार्टी बिहार के बाहर स्वतंत्र है, राष्ट्रीय मुद्दों और विषयों पर अपनी अपनी पोजीशन को या अपनी राय बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने यही किया है। हाँ। हमने रामनाथ कोविंद जी को समर्थन दिया है और
पवन वर्मा जी, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, जिसपे मैं आप लोगों से भी पूछूंगी, मनीषा प्रियम जी और नलिनी जी से। क्या ये आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति के मिजाज के संकेत इससे नहीं मिलते हैं? क्योंकि सर आप समझिए इस बात को, दो मुद्दों पर विपक्ष ने अपनी बात कही है। एक तो उनका कहना है, लेफ्ट पार्टियां बार बार कह रही हैं कि संघ की आइडियोलॉजी वाले एक व्यक्ति का हम विरोध कर रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए हमने मीरा कुमार को खड़ा किया है। इस पर आप किस तरफ खड़े हैं? दूसरी बात, जो ये लोग कह रहे हैं कि आप पहले बताया नहीं था इंडियन, आप तो हर बात पर नरेंद्र मोदी के गुरूर, बड़ा घमंड है, बताते नहीं है नाम, आप लोग पहले ये कहते थे, अब लेकिन वो सब आपके लिए कहीं पर अड़चन नहीं बनी। तो ये क्या बिहार की आने वाली राजनीति के संकेत नहीं है? दोनों मुद्दों पर आपका स्टैंड। देखिए, मैं और फिर से आपको संक्षिप्त में इसका जवाब देता हूं। विपक्षीय एकता, विचारधारा, किसी भी विषय पर सोच, ये अलग मुद्दे हैं। राष्ट्रपति चयन, कौन महामहिम राष्ट्रपति बनेगा, ये एक अलग विषय है। हो क्या रहा है कि दोनों में एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करा जा रहा है। मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति पर असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि महागठबंधन जीता था बिहार के लोगों के सपोर्ट से, एक मैंडेट पर, एक कॉमन प्रोग्राम पर। वो अपना काम कर रहा है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हर पार्टी क्या स्वतंत्र नहीं है? लेकिन अंदाज बदला है सर। किसको समर्थन देगी? ये पहले कभी हुआ नहीं है क्या? मनीषा प्रियम जी, जाने का वक्त हो रहा है, इसलिए मनीषा प्रियम जी, पवन जी की बात पर विश्वास कर लें। ये सब होने से जी नहीं, विश्वास तो नहीं कर सकते। नीतीश जी ने एक ही काम किया है कि वो बिहार की राजनीति को उन्होंने त्रिशंकु में डाल दिया है, और लोग अब सोच रहे हैं कि नया कौन सा गुल है जो नीतीश कुमार जी खिलाने वाले हैं। वास्तव में उनका जनाधार जो है वो लालू प्रसाद यादव जी के मतों से आता है, वहां उन्हें कोई परहेज नहीं लालू जी के मतों को लेने में। लेकिन उसके बाद पॉलिसी के हर मैटर में जिस नरेंद्र मोदी के साथ उनको साथ खाना भी स्वीकार नहीं था, वो आप देखिए कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव में वो साथ रहे, लेकिन मॉरिशस के प्रधानमंत्री के आने पर दावत भी साथ खाई, और अब तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बिल्कुल आरएसएस के हैं, वहां नॉमिनेशन को उन्होंने सपोर्ट किया, डिमोनेटाइजेशन को भी सपोर्ट किया। तो नीतीश कुमार जी को वास्तव में नरेंद्र मोदी जी से कोई बैर तो है नहीं, और एक तरह से ये खतरे की घंटी है लालू यादव जी के लिए कि तरह तरह की राजनीति जो है वो लालू यादव को एक कॉर्नर में अब ले जा रही है। और एक तरह से नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों की मंशा एक है, वो है लालू जी को एक कॉर्नर में ले जाने की। तो लालू जी को कॉर्नर में ले जाने वाली जो राजनीति है, उस पर भारत की राजनीति लगभग एक मत है, एकजुट है, और ये एक चैलेंज है लालू जी के लिए। ये पवन वर्मा जी और नीतीश कुमार जी के लिए तो अच्छे दिन है कि इलेक्शन लड़ने के समय लालू जी लड़ लें, और जब राजनीति और सत्ता चलाना हो तो नरेंद्र मोदी जी मदद कर दें। इतनी अच्छी बढ़िया राजनीति कि चुनाव प्रेसिडेंट का हो रहा है, डिस्कशन नीतीश कुमार का हो रहा है। तो नेट इफेक्ट जो है वो नीतीश कुमार जी के लिए बहुत पॉजिटिव। ये चुनाव तो वास्तव में नीतीश कुमार जी जीत ही गए। ये चुनाव वो जीत गए, लेकिन क्या इसको पूरी तरह से मतलब एनडीए अपनी तरफ करने में कामयाब होते हुए नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को तोड़ लेना विपक्ष में से एक कामयाबी देखी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि जो महागठबंधन की बातें हुई हैं आज तक, नीतीश कुमार ने तो 1 महीना पहले ये भी कहा था कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, एक ऑपोजिशन का एक कैंडिडेट हो प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। नीतीश कुमार ने इस मूव से क्या किया है? बंधन तो है, गांठ नहीं है। तो महागठबंधन में केवल बंधन है, गांठ नहीं है इस वक्त। देखिए, जो ये लालू यादव की इस वक्त बात हो रही है, अगर आप ले लीजिए 2015 की जो जीत हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा विलक्षण जीतें हुई थी वहां पर एमएलए में, वो वोट पड़े थे एक तरफा राजद को। यानी कि जहां पर राजद का कॉन्टेस्ट था, बेशक किसी भी और पार्टी से, भाजपा वगैरह से, तो राजद को कहीं ज्यादा वोट पड़ते थे अगर आप देखेंगे। तो इसलिए जो मनीषा कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन नीतीश के व्यक्तित्व को मैं काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, इससे पहले कि प्रभा जी आ रही हूँ, ये काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ कि नीतीश कुमार ऐसे फैसलों के लिए जाने जाते रहे, शरद पवार को बल्कि वो ओवर रूल करते रहे। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के भी फैसले पर उन्होंने ओवर रूल किया।
शरद यादव नहीं चाहते थे कि वो नोटबंदी का समर्थन करे जेडीयू। इस मुद्दे पर भी उन्होंने ओवरऑल किया क्योंकि वो चाहते थे कि यूपीए में वो टिके रहे। इससे पहले जिसका जिक्र वो कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी, यूपीए के कैंडिडेट को एनडीए के खिलाफ जाते हुए सपोर्ट किया नीतीश कुमार ने उस वक्त। तो ये एक तरीका रहा है उनके व्यक्तित्व का रहा है। और जैसे आपने कहा कि नोटबंदी के टाइम पर, और अब आप देखिए उससे ज्यादा है कि जो देश भर में इस वक्त किसानों का आंदोलन जैसे एकदम से घबराहट है, उसमें भी नीतीश जी ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा है क्योंकि वो एकदम सेंटर की तरफ जा रही है बात। हालांकि स्टेट से कनेक्टेड है लेकिन जा तो रही है ना कि हो क्या रहा है। फिर जो दलित में ऊना में दुनिया भर में हुआ था तब भी नीतीश जी ने ज्यादा नहीं कहा था। आपको याद होगा मांझी जी का जब नीतीश जी ने मांझी जी को बनाया चीफ मिनिस्टर, फिर वो ना निकलने वाले जो टकराव है वो अभी तक उनके मन में खल रहा है। तो एकदम उन्होंने पहले कोविंद जी के होते ही ऐलान, उन्होंने कोविंद जी को सपोर्ट कर दिया एनडीए के कैंडिडेट को। अब जबकि एक और दलित महिला वो भी आई हैं, लेकिन वो भी बिहार की बेटी। तो इनको ये चीज भी अब मांझी जी से सीख लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ बिहार में ये भी चलेगा, खासकर महिलाओं का। प्रभात झा जी, ये दिलचस्प है कि मीरा कुमार जैसी शख्सियत को सामने लाकर एक सार्थक तरीके से पूरी रेस को आगे ले जाने में तो विपक्ष का क्रेडिट मिलेगा ही, लेकिन दूसरी तरफ ये जो अभी आरोप शक्ति प्रदर्शन, थोड़ा सा एक बार शक्ति प्रदर्शन पर सर से बात हो जाए फिर मैं आपसे तुरंत आती हूँ। पवन अरोड़ा जी, शक्ति प्रदर्शन 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, कहा गया नीतीश कुमार जी के बारे में, मुझे जवाब देने का आप 30 सेकंड चाहता हूँ। ठीक है सर, 30 सेकंड आ रही हूँ। प्रभात जी, ये बिल्कुल असत्य है कि नीतीश कुमार जी ने किसानों की जो समस्याएं हैं और जो आज कृषि क्षेत्र में जो एक आपदा की स्थिति है, इस पर नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बोला है, आलोचना की है, आंदोलन किए हैं, मोर्चा छेड़े हैं, मुहिम की है। बिहार के किसानों के बारे में उन्होंने खास कदम उठाए। ये भी कहना कि वो दलित मामलों पर चुप रहे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। ये उनके समर्थन का एक राजनीतिक विश्लेषण करना, वो भी असत्य पर, निराधार एक तथ्यों पर, मैं समझता हूँ गलत है। और उसको एक राजनीतिक का चोला न, हम वापस बहस को अब रामनाथ कोविंद पर लाना चाहते हैं सर। दूसरे दिन नीतीश कुमार और उनके स्टैंड पर रामनाथ कोविंद के इर्द गिर्द एक शक्ति प्रदर्शन प्रभात झा जी कर रही है बीजेपी। नहीं अंजना जी, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। एक उपयुक्त व्यक्ति को जो गरीबों का, दलितों का, संविधान का बहुत बड़े आवाज के रूप में आ रहे हैं, हम उनको ला रहे हैं। अभी कहा गया नीतीश जी के बारे में, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय विचारधारा का विरोध अवश्य होना चाहिए जो जिस विचारधारा के हैं, लेकिन देश के विकास में, सही व्यक्तियों के चयन में, अन्य राजनीतिक बातों में अगर देश सामने है तो दल को पीछे करना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी भी सोचती रही है और मैं नीतीश जी को, पवन जी को, केसी त्यागी जी को, जनता दल यू के प्रत्येक कार्यकर्ता को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वो दल को पीछे करते हैं देश के हित में। और इसलिए यह बात अन्य विपक्षी दलों को भी समझना चाहिए। चुनाव एक अलग मुहिम है, वो विचारधारा के आधार पर होती है, लेकिन देश की विकास धारा, देश में अन्य पद की बातें, अगर उपयुक्त व्यक्ति है। अभी आपने कहा बिहार की बेटी, अरे ये भी तो भारत का बेटा ही है, कोई विदेश से थोड़ी आया है। और इसलिए न भारत की बेटी, भारत का बेटा, न बिहार की बेटी, इन बातों में ये तो जानते हुए कि हारेंगे, अपना मुंह छिपाने के लिए कुछ करना चाहती है कांग्रेसी, और कांग्रेस के इसमें सब फंस गए। और ये फंसने के बाद अब कांग्रेस के सब इसमें फंस गए। अब सख्त शब्दों में प्रभात झा जी जमकर आक्रमण के मूड में आते हुए, रायसीना की रेस और उस रेस में कौन आगे साफ दिख रहा है, जो दीवार पर लिखावट है, और उसमें रामनाथ कोविंद ही देश के अगले राष्ट्रपति बनते हुए। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रभात झा जी ये कह रहे हैं, मीम अफजल साहब, जिसका आपको जवाब देना चाहिए कि एक तो बहानेबाजी वाली आपकी दलील चलेगी नहीं, ये कि हमें नाम नहीं बताया। नीतीश कुमार तो इसकी वजह से रुके नहीं। उनका ये कहना है कि आप जानते थे कि रेस हार रहे हैं, फिर भी आप लोगों ने मुंह छिपाने के लिए मीरा कुमार का नाम सामने किया। हम तो हमारे लिए बहाने बनाने की कोई वजह नहीं है। सीधी सी बात है, ये प्रपोजल खुद बीजेपी ने रखा था, उनके प्रधानमंत्री ने रखा था, अमित शाह जी ने रखा था, और उस पर अमल भी किया था। लेकिन नाम देने से पहले अपनी तरफ से एक नाम डिक्लेयर करके कह दिया कि हमारा कैंडिडेट है। आज इसकी चर्चा बहुत हो रही है
ये अलग बात है कि प्रभात जी के पास कोई मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, अलावा इसके कि हम भाग रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं, हम तो चाहते थे कॉन्सेंसस कैंडिडेट हो। जहाँ तक आरएसएस के ताल्लुक से कहा, एक बात का जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ। प्रभात जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा देश की सोच जो है आज आरएसएस के साथ है, और उसकी मिसाल देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया कि वो जीते। लेकिन उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जब जीते थे तो देश ने आपको सिर्फ 31% का मैंडेट दिया था, और 31% में भी सारे लोग वो नहीं थे जिन्होंने आरएसएस बैकग्राउंड की वजह से वोट दिया था, बल्कि ज़्यादा बड़ा तबका ऐसा था जिसने ना बीजेपी को देखा था ना आरएसएस को देखा था, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की तकरीरों को देखा था, उनके आश्वासनों को देखा था, और इसलिए वोट दिया था। तो आपका ये कहना कि देश इस तरह से सोच रहा है, ये देश पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाने की तरह से है। और जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, एक बात मैं बिहार के ताल्लुक से कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी बड़े आदरणीय है हमारे, लेकिन इस वक्त मैं इस बहस में, चूंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें नीतीश कुमार जी जो है वो बहस का मौजू बने, लेकिन एक बात तो आपको देखनी पड़ेगी कि महागठबंधन में 3 पार्टियां अहम हैं, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है और नीतीश कुमार जी की जेडीयू है। इनका पुराना इतिहास देख लीजिए, इनमें से 2 पार्टियां कभी भी किसी मौके पर भी बीजेपी के साथ नहीं गई, लेकिन नीतीश जी का एक अनुभव है, वो गए हैं बीजेपी के साथ। नहीं, ये आरएसएस वाले मुद्दे पर प्रभात जी का एक जवाब ले लेते हैं सर, ठीक है, फिर आएंगे नीतीश। कह चुके हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रभात जी, मोदी के नाम पर वोट पड़े थे, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अभी बार बार कह रहे हैं कहते हैं कि मोदी के नाम पर नहीं पड़े वोट। चिंता नहीं करिए, 2019 आने वाला है। नहीं, 2019 में आपको 50% से ज्यादा वोट लेकर दिखाएंगे। मेरा कहना, नीम अफजल साहब आप समझदार आदमी हैं, आप कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हैं, विचार करिए ना कि क्या मोदी जी के नाम पर वोट नहीं पड़ा था। एक मिनट, सोनिया जी ने, एक मिनट, क्या सोनिया जी ने पूछा था मोदी जी से कि आप किसको खड़ा कर रहे हैं? सवाल क्या है कि कॉन्सेंसस के लिए सब बातें की गई। अमित शाह जी ने बड़े दिल से अपनी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को कहा, जाओ जरा सबसे चर्चा करिए। इससे बड़ी बात क्या होती है? और आपको जब पता है कि हम जीतने वाले एनडीए के लोग हैं, समर्थन सबका मिलेगा, नीतीश जी से लेकर नवीन पटनायक हो, एआईडीएम के लोग हो, और या आपके टीसीआर अपने ये तेलंगाना के लोग हो, सारे समर्थन कर रहे हैं। आप तो शिवसेना के ही बात पे आ रहे थे, शिवसेना भी आपसे समझदार है। ये बात सिद्ध हो गई कि 17 विपक्षी दलों की एकता मत दिखाइए, जीत होनी चाहिए, और अभी भी समय नहीं बीता है। 3 साल से अपनी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, आपको आगे आना चाहिए। शिवसेना तो 3 साल से अपनी समझदारी का मुजाहरा कर रही है।